मानव तस्करी विषय पर आयोजित इस कार्यशाला की में उपस्थित पद्म श्री से सुशोभित और समाज के खासकर आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को जागरण के साथ साथ उनके अधिकार और कर्तव्य दिलाने वाले हमारे अशोक भगत जी, मंच पर बैठे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आई मैडम के नाम मैडम एलन, इस कार्यक्रम में जैसा कि मुझे बताया गया विभिन्न देशों से आए और इस राज्य के सभी संस्था प्रतिनिधिगण, मैं सर्वप्रथम आप सबको रामनवमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भगवान राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने मानव जीवन में प्रवेश करके एक मानव को, एक इंसान को किस तरह मर्यादित जीवन जीना चाहिए, उन्होंने इस सृष्टि को बताने का काम किया। राजा का प्रजा के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, भाभी और देवर का संबंध कैसा होना चाहिए, और समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए, किस प्रकार सामाजिक समरसता। लेकिन हमने उसको आत्मसात नहीं किया और जिसके कारण आज जो विकृति है सोसाइटी में, उस विकृति का कारण यही है कि हम मर्यादित जीवन नहीं जी रहे हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो एक इंसान को मर्यादा के तहत जीवन जीना की जो कला हमें सिखाई, हमने उन्हें अपने आप में साथ नहीं किया। तो सर्वप्रथम हम संकल्प ले कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर हम चले, तो हमें लगता है कि ये जो विसंगतियां समाज में, ये स्वतः ही समाप्त है। मैं सर्वप्रथम शक्ति वाहिनी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को भी साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मानव तस्करी, जो हम कह सकते हैं कि ये मानव के लिए कलंक है, हमारे राज्य के लिए भी कलंक है। और मैं ये अभी से नहीं सुन रहा हूं, ये राज्य अलग होने के पहले से मानव तस्करी की बातें समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से हम सबको अवगत होते रहता था। लेकिन जितनी तेजी से सरकार को काम करनी चाहिए या फिर अन्य जो स्वयंसेवी संस्था है उनको काम करनी चाहिए, वो काम नहीं हो पाए। लेकिन शक्ति वाहिनी ने जो पहल करके इस तरह के जो आयोजन, कार्यशाला आयोजन किए हैं, वो बहुत ही बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। हम सभी जानते हैं कि झारखंड अगर एक समृद्ध राज्य बनता तो दुनिया का एक समृद्ध देश में गिनती हो।
इतनी प्राकृतिक ने, भगवान ने संपदा दी। हमारे जो मानव बल है वो सामर्थ्यवान है, लेकिन राज्य गठन होने के बाद अपनी जो मानव संसाधन है, भूमि संपदा है, सामर्थ्यवान मानव बल है, उसकी हम सही ढंग से उपयोग करके इस राज्य को समृद्धि की ओर नहीं ले जा पाए, जिसके कारण ये सब विसंगतियां हमारे समक्ष है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। राज्य गठन होने के बावजूद भी सरकारें ने इस दिशा में काम काफी की है। हमारे पुलिस के अधिकारियों ने भी, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, इस दिशा में काफी काम किया, लेकिन हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि जो झारखंड में मानव तस्करी बहुत ज्यादा है, खासकर खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, ये जो आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्रों में या शिक्षा की अज्ञानता के कारण हो या फिर गरीबी के कारण हो, ये समस्या है, इससे हम इनकार नहीं करते। इसलिए मैं आंकड़ों के मायाजाल में ज्यादा नहीं फंसना चाहता हूँ। ये सत्य है कि इन जिलों से बड़े पैमाने पर हमारी बच्चियां, लड़कियां रोजगार के हेतु, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, यहाँ ये जाती है, और इनका न सिर्फ आर्थिक शोषण होता है बल्कि शारीरिक और मानसिक शोषण भी। और इस दिशा में आप जैसी संस्था अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी तरह ही अनेक स्वयंसेवी संस्था भी इसमें काम कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि स्वैच्छिक संस्था सामाजिक विकास की आत्मा है, और इस स्वैच्छिक संस्था, सरकार की तो अपनी एक सीमा है, ये स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, और इस देश में, इस राज्य में अनेक ऐसे हाथ हैं जो कुछ न कुछ अपनी स्वैच्छिक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते रहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ हमारी सरकार आपके साथ है, और साथ मिलकर इस समस्या को हम लोग दूर करेंगे। आने वाले समय में हम ये कोशिश करें कि इस कलंक को हम समाप्त करें, और इस कलंक को समाप्त करने के लिए सरकार के स्तर से भी आप जैसे स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर हम काम करना चाहेंगे। हम लोग ने भी 2014 के विधानसभा चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में, आदरणीय पीएम साहब ने भी ये देश की जनता से आह्वान किया कि 66 वर्ष की आज़ादी हो गई। 66 वर्ष की आज़ादी में जहां भारत सिर्फ एक बाजार बन गया, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया बाजार बनेगा, भारत मेक इन इंडिया बनेगा। और इसी तरह पर हम लोग ने भी अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में मेक इन झारखंड, क्योंकि बिना झारखंड के मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। और मेक इन इंडिया के तहत हम ये भी देखते हैं, क्योंकि झारखंड में भी एक प्रॉब्लम है, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो हमारे बच्चे बच्चियां बाहर जाएंगे, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए। अभी का जो जनरेशन है उसे रोजगार चाहिए, उसे डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन आज भी इस झारखंड में कुछ स्वयंसेवी संस्था, कुछ दकनिया निशुल्क राजनीतिक दल के लोग, क्योंकि जमीन अगर हम नहीं देंगे तो विकास संभव नहीं है। अगर रेल लाइन बनानी है तो हमें जमीन देना होगा, अगर हमें रोड बनानी होगी तो हमें जमीन देना होगा, अगर हमें इंडस्ट्री लगाना हो तो हमें जमीन देना होगा। और इस बात को भी हम चाहेंगे कि एनजीओ सोसाइटी में जाते हैं, पीएस शेयर, हम जमीन किसी का, हमारी सरकार या किसी की सरकार मुफ्त में नहीं लेंगे। और झारखंड ऐसे भी पठारी क्षेत्र है, और इसीलिए जो हमारे पूर्वजों ने, या चाहे टाटा स्टील हो, चाहे बोकारो स्टील हो, चाहे एचईसी हो, इन्हीं झारखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही इंडस्ट्री लगाने का काम किया था।
ताकि झारखंड के अधिक से अधिक लोग को रोजगार मुहैया कराएं। हम भी इस पटधर के इस पठारी क्षेत्र में औद्योगिकरण, साथ ही साथ कृषि, हमारी सरकार 3 सेक्टर में काम करना साथ साथ चाहती है, क्योंकि किसी भी देश और राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, इंडस्ट्री एंड IT तीनों क्षेत्र में हम आगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा अगर रोजगार कहीं है इंडस्ट्री से भी ज़्यादा तो एग्रीकल्चर है। और इस झारखंड में 66 वर्ष की आज़ादी के बावजूद भी हम सिर्फ आज तक एक फसल पर ही निर्भर, और जिसके कारण जो गांव से पलायन होता है, इसकी सबसे बड़ी कारण है कि हमारे हाथ में काम, हर नवयुवक नवयुवतियां काम चाहता है। भगवान ने उसे 2 हाथ दिया, लेकिन उसके पास हुनर नहीं, और हुनर नहीं रहने के कारण आज उसका शोषण हो रहा। और इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट मिशन आज़ादी के बाद पहली बार अलग मंत्रा है कि अपने इस देश के नौजवानों के हाथ में हम हुनर दें, तो हुनर प्राप्त होते ही उन्हें रोजगार भी प्राप्त होता, या फिर स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा हो सकता। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा समस्या का समाधान है स्वरोजगार के द्वारा अपने पैर पर खड़ा होना, और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण ये बहुत जरूरी है। और झारखंड ने भी झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी हम लोग बना चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और चंद दिन पहले ही भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट मिशन के मंत्री सम्माननीय रूडी जी के साथ भारत सरकार और झारखंड सरकार के साथ MOU हो चुका। इसके साथ साथ जो 2% CSR, इस राज्य में इंडस्ट्री है, PSU कंपनी है, बैंकेज है, सब कुछ ना कुछ CSR के नाम पर कुछ ना कुछ करते रहते, लेकिन एक जो आउटपुट होना चाहिए कि CSR के पैसे का कहाँ से उपयोग हो रहा, वो सरकार को जानकारी नहीं देती। 2% CSR का हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, झारखंड की एक जनता को जानकारी होनी चाहिए कि टाटा का 2% CSR कितना है, ATC का कितना है, बोकारो का कितना है, उषा मार्टिन का कितना है, ये एक जनता को जानकारी चाहिए। और इसीलिए हमने CSR ट्रस्ट भी एक बनाने जा, और उन इंडस्ट्री, PSU कंपनी, बैंक, रिजर्व बैंक, क्योंकि बैंक को भी 2% CSR करना। हम अमूमन देखते हैं कोई ITI बना के पेपर में छपा के अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं, कोई गांव में अपना एम्बुलेंस चला रहा है CSR के पैसे पे, तो इस CSR का पैसा हम इसमें भी खर्च कर सकते हैं। जो मानव तस्करी, जो हमारे बच्चे बच्चियों को कुछ अमाउंट हम इस पे भी खर्च करके, जैसे हमारे पास 37 ITI कंप्लीट है लेकिन चलाने वाले नहीं, तो हम उस 37 ITI को अपने इस CSR के बंधुओं से कहेंगे कि आप 4 ITI चलाओ, कोई 2 चलाए। इस तरह झारखंड को हमें स्किल्ड बनाना, और जब स्किल्ड बनेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे बच्चियां पलायन कर रही है उस पर निश्चित रूप से रोक लगेगी, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं है, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान से हमारे अंदर समझदारी, और समझदारी से हमारे अंदर ईमानदारी। इसलिए झारखंड प्रदेश, हमारी सरकार शिक्षित होने के लिए, खासकर महिलाओं, आदिवासियों, क्योंकि झारखंड में कुपोषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे झारखंड के आदिवासी महिलाओं का एनीमिया काफी कमी, खून की काफी कमी, बच्चे यहाँ हर साल 30,000 बच्चे जन्म लेने के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उससे पौष्टिक आहार नहीं मिलता। हमारी सरकार ने हफ्ते में 3 दिन अंडे, और जो अंडे नहीं खाएंगे उनको फल देने का निर्णय किया, ताकि हमारे आने वाला जनरेशन एक रुष्ट और पुष्ट बने और एक हेल्दी झारखंड बने। यह हमारी सरकार की मंशा है। हम इस समस्या से भाली भांति परिचित है, और अगर आपने हमारा बजट देखा हो तो हमने एक दिल्ली में भी झारखंड भवन में हेल्पलाइन की घोषणा की, तो आपके साथ मिलकर, शक्ति वाहिनी के साथ मिलकर
हम इस हेल्पलाइन अच्छी तरह चले, इसमें आपका सहयोग। महिलाओं के सशक्तिकरण पर हमारा ज़्यादा फोकस है और इसीलिए हम ट्राइबल क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति विकास परिषद भी बनाने जा रहे हैं, जहां हम गांव के जो उनके संस्था के लोग, जो समाज के लोग हैं, उसमें हम महिलाएं मान की मुंडा जो प्रथा, उस प्रथा को भी जोड़कर वो अपने गांव में जाकर विलेज एक्शन प्लान बनाएगा और उस विलेज एक्शन प्लान के तहत जिला में वो निर्णय करेगा कि किस गांव में हमें क्या करना है। इसके साथ साथ महिलाओं को हम डेयरी के क्षेत्र में हम उनको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस मानव तस्करी का मूल में जाएंगे तो गरीबी, क्योंकि गरीबी अपने आप में एक अभिशाप, कोई बच्चे बच्चियां नहीं चाहते, कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चे को हम बॉम्बे और कलकत्ता रोजगार के लिए, ये खाली पेट का, इस पेट को भरने का उपाय हमारी सरकार कर रही है ताकि उसे गांव में ही रोजगार मिल जाए, गांव में ही उसे कुछ काम मिल जाए ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। हम सोच रहे हैं कि गांव में भी एक पशु हॉस्टल हम, जिस तरह हम बच्चे बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाते हैं, तो जो गरीब तबके के लोग, महिलाओं को हम गाय देंगे, इस पशु हॉस्टल में रखकर उनकी देख रेख करने के गांव के लोग ही एक ही प्रबंध करके वो फिर दूध जो पैदा हो, फिर हर महिलाओं के महीने में अगर 2 गाय भी हम देंगे ताकि 2-3 हज़ार महीना उस परिवार की आमदनी हो सके। और इस दिशा में हम आने वाले समय में आप देखेंगे 7-6 महीने के अंदर ये जमीन पर काम उतरता हुआ नजर आएंगे। जो सबसे, क्योंकि हम कानून बनाते हैं, इस देश में सबसे बड़ी समस्या, हम सब कानून बनाने की मांग करते हैं लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट नहीं। इस देश में जितने कानून बने, अगर कानून का ईमानदारी से पालन हो जाए तो देश की आधी समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाए। इसलिए कानून बने, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे जरूरी चीज है। एक अब सबका ये मांग भी है कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली वासी के तर्ज पर प्लेसमेंट एजेंसी का रजिस्ट्रेशन का कानून, निश्चित रूप से ये कानून 2015-16 में हम बनाएंगे। इतना आपको आश्वस्त करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे बच्चियों का कहीं भी शोषण ना हो। हमें पता है दिल्ली में किस प्रकार शोषण होता है। जो दलाल लोग होते हैं उनको घर वाले तो 12,000-15,000 पेमेंट देते हैं, लेकिन वो दलाल उसके घर में 2,000-2,500 रुपये ही बेचते हैं, नहीं बेचते हैं। जो मेरे जानकारी में है, बाकी 10-12,000 दलाल खा जाते हैं। एक पन्ना महतो का मैंने मीडिया में ही पढ़ा था कि सुनते हैं वो इतना प्रॉपर्टी, करोड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी बना दिया। तो वैसे लोग का भी जो भ्रष्टाचार करके, जो गरीबों का शोषण करके, जो इस तरह के मानव तस्करी बना के से रुपया कमाए हुए, वैसे लोग के लिए भी हम लोग कानून बना रहे हैं। उसको जब्त करेंगे और वो वहाँ जितने जमीन लोग खरीदे हैं वो जमीन को जब्त करके वहाँ आपके लिए ट्रेनिंग संस्था, बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा। ये काम हमारी सरकार करेगी। अब 14 वर्ष हो गए, अब झारखंड में गुड गवर्नेंस, और इसमें आप सभी संस्थाएं से भी हम अपील करते हैं कि बिना राग द्वेष ग्रह से पूर्वग्रह से ग्रसित होकर ये राज्य सिर्फ सरकार के भरोसे हम विकसित राज्य नहीं बना सकते जब तक झारखंड के एक लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो NGO चलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में लगाए हैं, ऐसे लोग का हमें सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक सरकार के भरोसे हम विकसित राज्य नहीं बना सकते। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम अपने सामाजिक दायित्व आप तो निभा रहे हैं, और लोग को प्रेरित करके सामाजिक दायित्व हम निभाएं और सरकार के साथ मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाएं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, शक्ति वाहिनी के सभी सदस्यों को, आपके अच्छे काम के साथ सरकार
जो भी NGO, अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो सरकार आपके साथ है, आपके साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आए, क्योंकि उनकी आना बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। और आज जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जब ये बात सुना कि प्लेसमेंट एजेंसी कानून एक नीड है, आज मुझे वो सारे बच्चे याद आ गए जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आग्रह करना चाहता हूँ श्री माननीय अशोक भगत जी जो सचिव हैं विकास भारती के, वो कुछ शब्द कहेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस राज्य के लोकप्रिय नेता माननीय रघुवरदास जी, US कंसुलेट जनरल मैडम, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद अब कुछ कहने की प्रेरणा नहीं गया है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही व्यापक संदर्भों में सभी पहलुओं को उन्होंने छुआ है। और मुख्यमंत्री जी केवल इतने कहूँगा कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी हैं, हमारे मित्र हैं और मैं उनको जानता हूँ। वो जो सोचते हैं वो कर डालते हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने जहाँ उद्योगों की बात कही, वही उन्होंने कहा कृषि आधारित उद्योग भी पर जोर होगा, शिक्षा पर जोर होगा, महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर होगा, प्लेसमेंट एजेंसियों पर नियंत्रण होगा, उसके लिए कड़े कानून बनेंगे। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री जी ने आपने कहा। हम सब सामाजिक संस्थाओं के लोग आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें, आपके कुशल नेतृत्व में इस राज्य का दृढ़ विकास होगा। मैं शक्ति वाहिनी को भी साधुवाद दूंगा। इन्होंने छोटी छोटी एजेंसियाँ, बहुत संस्थाएँ काम करती हैं, लेकिन आपने साउथ एशिया के नेटवर्किंग करके सबको एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए इस बात करता हूँ। धन्यवाद अशोक भगत जी। मैं माननीय काउंसिल जनरल को अनिल लाफेवे को बुलाना चाहता हूँ। Namaskar, Assalamu alaikum, Jorha, and good morning, good afternoon. The Honorable Chief Minister, Mr. Das, the distinguished Padma Shri winner, Mr. Ashok Bhagat, and fellow colleagues against trafficking. I find this morning, this afternoon, I'm in the unenviable place of speaking after a distinguished award winner and a popular politician. Yesterday I was very happy to speak before Dr. Nair. Today I'm in the flipped position of speaking after the popular speakers. I'm going to speak very briefly because I know that you've been sitting here for a while and I'm going to get a little chance a little bit later. I also know that there is so much to be said and I can't say it all. I know that the Chief Minister said things you like, but I don't know exactly what they were. So I'm going to be intrigued to see. I think I know what some of it was, but we shall see how I do. I wanted to take this opportunity to say a very few key things that I think are worth saying at this point. One is just generally, for any culture, for any nation, for any state, the true wealth of the state is in the human capital, in the people. Speaking very micro into this room, the human capital in Jharkhand that is dedicated to fighting trafficking is truly impressive. And that is one element of human capital that I want to applaud all of you here today, both from Jharkhand and from outside. I'm just very impressed by all that you do in bringing this together. More broadly, the human capital of, we'll talk very specifically about Jharkhand, is clearly profound. But there also, obviously, because people want to traffic the people from here, there's clearly a great value, although that's a terrible way to value people. I think that the Chief Minister's commitment to skill development and developing the people here in Jharkhand and Ranchi and throughout the state
is truly dovetails very nicely with a lot that we've been talking about for the past day. Because it seems to me it speaks very much to both the opportunity to prevent trafficking and the opportunity for rehabilitation for people who have been trafficked. And so I just think that is something that I understand is going on and as a priority here is very important. I also want to say, and I think this is what one of the things the Chief Minister spoke about, is how important it is, I've heard in speaking in the past day, to get a registration act for placement agencies here in Jharkhand, to trying to get to the source of who these people are who are doing the trafficking and how we can identify them and counter them. And certainly a registration act is a key part of that. Also, I think that another thing that has come out very clearly has been the need for political will to fight trafficking. And a number of people have spoken about the need for there to be some type of nodal agency, some type of group coming together that can speak more authoritatively, both here in this state, but also in India. I know there's a lot of good people, we've already mentioned that, doing a very, very good work, but having the voice on the political level is something that seems to need some more work. So I hope that that's something that, because of the particular issue here in Jharkhand, that there can be a leadership role both for the state, within the state, as well as nationally fighting against trafficking, bringing people together, uniting them, which has been a theme for us. I think that those are some of the key points I wanted to make. I also, before I end, I know that we've been reading so much about trafficking, and all of you are dedicated to it, but getting a lot of press attention, including two very good articles in the Hindustan Times by Mr. Gupta and his efforts to look at trafficking and look at how we can adopt some of the laws that have worked in other states and adopt them here and perhaps adopt them nationally. All of this points to a need both for the laws, but also for a united voice to speak together on these issues. I'm going to end now, but I just wanted to say with one more thing, because there's always one more thing, Shirley Diplomat. We purposely selected to bring our conclave here to Ranchi. And we selected for two very specific reasons. One was clearly, all the evidence points to the huge trafficking issue in this part of India, in this state, in the regional states, and particularly focused on labor exploitation. And so clearly the issue was a big part of it. But we were also very important to come to this particular hotel, because I don't know if you know, but Radisson is part of the Carlson Group, which is an international hotel group. And one of the things that they do around the world, they were the first hotel group to adopt training for their employees to help identify potential people who may have been trafficked who may come through the hotel. And it may not sound like something that might happen here. I don't know that the people trafficking people out of Jharkhand are bringing people to the Carlson. I don't know. I hope there aren't, and I hope if they are, they're being identified. But as a broad worldwide thing, a lot of people who end up being trafficked end up going to the hotels. And this particular hotel chain has made a commitment to being part of the solution. And I just wanted to make sure that you know that. And that's here. It's another partner for this cause here in a very important way. I have more things to say later, so you're not done with me, but I know the Chief Minister has, as always, a busy schedule. Very pleased he came out to speak with us here on a Saturday afternoon, and thank you very much. धनंजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और यहीं पर हमारी सेशन ये अंत होगी। Thank you. We will remain seated, all of us, because after this we will finish the session.